तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज पेपर टू रिकॉर्ड डेटा टाइप। रिकॉर्ड डेटा टाइप में हमने जो मेन पॉइंट होता है ना रिकॉर्ड डेटा टाइप का कि इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अभी तक जो हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे ना, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, रियल हो गया, करेक्टर हो गया, ये सारी डेटा टाइप्स ये सारी प्रिमिटिव हैं। अगर हम डेटा टाइप्स की यहाँ पे बात करें तो डेटा टाइप्स दो किस्म की आपकी होती हैं। एक आपकी होती हैं प्रिमिटिव, जो कि पहले से एग्जिस्ट करें, जैसे आपके पास स्ट्रिंग है, आपके पास इंटीजर है, एक्सेट्रा इंटीजर। और एक होती हैं आपकी यूजर डिफाइंड। अच्छा, यूजर डिफाइंड में से भी आगे दो कैटेगरीज होती हैं, यूजर डिफाइंड कॉम्पोजिट एंड यूजर डिफाइंड नॉन कॉम्पोजिट। लेकिन वो पेपर 3 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं सिर्फ इधर समझाने के लिए बता देता हूँ ताकि मुझे वहां पे दोबारा पढ़ाना पड़े कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। कॉम्पोजिट डेटा टाइप। अच्छा, कॉम्पोजिट का क्या मतलब होता है? इट इज क्रिएटेड with reference to already existing data types। पहले से एग्जिस्ट करने वाली डेटा टाइप्स को रेफर करके एक नए डेटा टाइप को बनाना, एक ऐसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि पहले से प्रिमिटिव वाली को या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को रेफर करते हुए जो बना रही हो डेटा टाइप, उसे कॉम्पोजिट कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पर रेफर होने वाली जो है ना, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, ये वाली जो है ये यूजर डिफाइंड भी हो सकती हैं और ये प्रिमिटिव भी हो सकती हैं, यानी कि एक यूजर डिफाइंड दोबारा से रेफर भी की जा सकती है। ये बात क्लियर है? अच्छा, इससे आगे जो है अगर हम चलते हैं कि ये कैसे काम कर रही होती है। अब यहाँ पे 2D अरेज के अंदर मैंने एक बात बताई थी, या अरेज के अंदर बात बताई थी कि अरेज एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप स्टोर करने में हेल्प करती है। रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या करेगी? मल्टीपल डेटा वैल्यूज ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल आइडेंटिफायर में स्टोर करने में हेल्प करती है। यानी कि इधर डेटा टाइप की पाबंदी भी खत्म हो गई आपकी। इस वजह से आप जो हैं यहाँ पर रिकॉर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इट कैन स्टोर a defined number of data items of same or different data types under a single identifier। एक सिंगल आइडेंटिफायर के अंडर जो है आप मल्टीपल जो है यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं। अब देखते हैं कि इसको बनाया किस तरह से जाता है। कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिफाइनिंग या डिक्लेयरिंग अ रिकॉर्ड, कि रिकॉर्ड किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर लिखा जाता है आपके पास, ये क्या आ गया, अच्छा खैर, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टाइप। फॉर एग्जांपल हम किसी एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, एम्प्लॉय, ये मुझे एक सेकंड देना। अच्छा, टाइप एम्प्लॉय है आपकी। यहाँ पर इसके अंदर हम इसके डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर लेते हैं। इधर आ जाएगा आपके पास डिक्लेयर, फॉर एग्जांपल उसका नेम है, उसका नेम क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। फिर उसका डिक्लेयर कर लेते हैं उसकी एज। एज क्या हो सकती है? एज रियल भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, तो इधर हम रियल ले लेते हैं।
उसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं उसकी आईडी। आईडी क्या होगी उसकी? इंटीजर। और इसमें और भी आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना चाहो, फॉर एग्जांपल डिक्लेयर उसकी अटेंडेंस, या कोई फॉर एग्जांपल आप इधर ले आते हो कि इज परमानेंट, लाइक टेन्योर्ड है या परमानेंट है, तो वो आप यहाँ पे बूलियन सेट कर लो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड टाइप। ठीक हो गया। इस तरह से हमने रिकॉर्ड डेटा टाइप डिक्लेयर की। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ही आइडेंटिफायर इस्तेमाल हो रहा है, एम्प्लॉय, एंड उसके अंदर 4 डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो गई। मैं चाहता तो इधर 2 सेम डेटा टाइप की, लाइक अगर मैं चाहता तो मैं इसको भी इंटीजर कर सकता था, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन डेटा टाइप वेरिएशन में यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि हमने कितनी सारी डेटा टाइप्स को एक ही वेरिएबल एम्प्लॉय के अंदर स्टोर कर लिया। यहाँ तक कोई बात समझ आ रही है कि कैसे किया गया, इसकी डिक्लेरेशन समझ आ गई? अच्छा, अब इसके बाद ये है कि यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये कि अगर इसको की वैल्यूज असाइन करनी हो आपने, तो इधर हम कर लेते हैं डिक्लेयर एम्प्लॉय1, उसकी डेटा टाइप रखते हैं एम्प्लॉय। अच्छा, जो केस है ना यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला, वही केस ये वाला होना चाहिए, इसको केस नहीं चेंज करना, आपने इस बात का ख्याल रखना। अच्छा, उसके बाद हम इसको अगर वैल्यूज असाइन करना चाहें यहाँ पर, तो वैल्यूज कैसे असाइन हो जाएगी? एम्प्लॉय 1 डॉट नेम को हम असाइन कर लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं यहाँ पे मुस्तफ़ा। ठीक है, यहाँ पर हम उसकी जो है कहते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट एज लगा देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपके आई डोंट नो क्या एज है, 19.5 लगा दी। उसके बाद जो है कहते हैं यहाँ पर हम लगा देते हैं एम्प्लॉय 1 डॉट आईडी। आईडी कोई भी सेट की जा सकती है, 27319, ये हमने इसकी आईडी सेट कर दी। एंड इसके बाद एम्प्लॉय 1 डॉट इज परमानेंट को सेट कर दिया हमने यहाँ पर ट्रू पे। अर्ज यहाँ पे बात थी कि इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर डॉट उसका जो इंटरनल वेरिएबल था, डॉट इंटरनल वेरिएबल करके मैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यहाँ पर वैल्यूज दे पा रहा हूँ। ये बात समझ में आती है? अब वो सिंगल एम्प्लॉय के अंदर ये 4 डेटा वैल्यू स्टोर हो गई, यानी कि मुस्तफ़ा 19.5, उसकी एज एज आईडी, उसकी आईडी और उसका एज परमानेंट होना, वो सब कुछ एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर इसको इनपुट आउटपुट भी किया जा सकता है कि आप इनपुट में ले लो इस वैल्यू को, या आप सेम कंडीशन में इसको आउटपुट भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिख दो कि आउटपुट एम्प्लॉय 1 डॉट नेम आउटपुट करोगे तो उसका नेम आउटपुट हो जाएगा। याद रहे कि अगर आप खाली ये लिखते हो कि आउटपुट एम्प्लॉय 1, अगर आप ये लिख देते हो ना तो इसके ऊपर एरर जनरेट हो जाएगी। ये नहीं कर सकते आप, ये कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं, दिस इज फाइन। ये नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो सब उसका पार्ट था उसको रेफर नहीं किया गया कि यहाँ पे से कौन सा वाला पार्ट आप रेफर करना चाह रहे थे, वो चीज़ आपने यहाँ पर रेफर नहीं की है। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि ये जो मैंने रिकॉर्ड डेटा टाइप बनवाई, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ वही है जो मैंने ऊपर बात की थी पहले, कि इसको इस्तेमाल तो आप एरेज में ही करते हो। आगे पेपर में आपसे वो इस्तेमाल करते हैं कि इधर आ जाएगा यूज ऑफ रिकॉर्ड्स इन एरेज, कि इसका एरेज में इस्तेमाल कैसे होता है। अगर हम यहाँ पर एक एरे ड्रॉ करना चाहें, अगर हम उसे हो जाए दोबारा से, ये भी हो गई और ये शेप्स की तरह है। अच्छा, ये फिर उसके बाद
सेकेंड ये, फिर थर्ड ये, एंड फोर्थ लेट्स जस्ट सपोज ये था। अच्छा, अब अगर हम इसमें अपने दो चार फर्जी एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करना चाहें, ये हमारे पास एरे हो, लेकिन इस एरे के अंदर आपको पता है कि आप इधर चाहते हो कि इधर आईडी आ जाए, इधर नेम आ जाए, इधर एज आ जाए, और इधर उसका वो इस परमानेंट आ जाए। लेकिन आपको पता है कि जब हम ये सारा कुछ करेंगे तो इन सब के अंदर सेम डाटा टाइप इज रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर ये एक आपकी 2D अरे है, ये जो मैंने बनाई है ये एक 2D अरे है, तो इसके अंदर हमारे पास ये पाबंदी है कि हम इसके अंदर सारे की सारी डाटा वैल्यूज़ 21793 भी स्ट्रिंग होगा, उसका नेम अगर अली है तो वो भी स्ट्रिंग होगा, उसकी एज जो है वो 27.3 है वो भी स्ट्रिंग, और ये जो ट्रू फॉल्स था ये भी आपका स्ट्रिंग ही होगा। अब ये चीज़ जो है वो सेम डाटा टाइप की पाबंदी हमारे लिए मसला है कि जब भी डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाए उसको डाटा टाइप कन्वर्ट की जाए, जब डालना है डाटा तब भी कन्वर्ट की जाए, ताकि उस पर कोई इशू ना। अब मुझे बताओ ना कि ये ट्रू फॉल्स है, इसको आप बुलियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? बुलियन कन्वर्जन तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे पास। एक तो अब वो भी मसला है कि उस पर से आपको रीड करना पड़ेगा, कंपैरिजन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, वो मुश्किल काम है। हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें एरेज में रिकॉर्ड यूज़ करें तो रिकॉर्ड से काम करेंगे। अब देखना कि आपके पास अगर यहाँ पर ये है एक, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी कैसे करूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, पकड़ें कहाँ से, ये क्या फजूल है। अच्छा, खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं, कोई नहीं, ऐसी भी क्या बात है, खुद भी ड्राइंग आती है मुझे। ये, और फिर उसके बाद एक एलिमेंट और, एंड उसके बाद आपके पास एक एलिमेंट और। एक मिनट, ये आखिरी एलिमेंट को क्यों नहीं सीधा बना रहा? हाँ, अच्छा, अब ये है आपका बाय यूजिंग रिकॉर्ड्स। जब आप रिकॉर्ड्स यूज़ करोगे तो आपके पास ये एक 1D अरे है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मे भी शायद आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ आगे चल रही हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है ये कितनी और आगे जा रही है, लेकिन ये हमारी आगे चल रही है। मैं इधर क्या करता हूँ कि मैं इधर डिक्लेरेशन लिखता हूँ, डिक्लेयर ऑफिस एरे 1 to फॉर एग्जांपल 25 ऑफ एम्प्लॉयज़, डाटा टाइप वो जो मैंने क्रिएट की थी, एम्प्लॉय, डाटा टाइप एम्प्लॉय मैंने क्रिएट की थी। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि जो एम्प्लॉय 1 का डाटा हमने ये बनाया था ना, ये मैं इसको वेरिएबल को साइन कर देता हूँ, एक एलिमेंट को साइन कर देता हूँ, ऑफिस 1 को मैं साइन कर देता हूँ एम्प्लॉय 1, ये एम्प्लॉय 1 असाइन किया। अब पता है क्या होगा, ये जो आपकी एरे थी इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से बन जाएंगे इसके, इतने मेरे ख्याल से हिस्से नहीं बन पाएंगे, 3 एंड ये 4 हिस्से बनेंगे, यानी हर एरे इंडेक्स सब एरेस के छोटे छोटे हिस्से में पार्ट में डिवाइड हो गई। क्या होगा कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये आपकी आईडी स्टोर कर लेगा, ये नेम स्टोर करेगा, ये जो है आपकी एज स्टोर कर लेगा, और ये आपका वो परमानेंट होना स्टोर कर रहा होगा, एंड यही चीज़ जो है कंटिन्यू करेगी फॉर ऑल दी एरे एलिमेंट्स। बात ये थी कि जो रिकॉर्ड डेटा टाइप असाइन हुई तो एरे के हर हिस्से सेपरेटली डिफाइन हो गए,
एंड अब वो वेरिएबल डेटा टाइप्स जो थी, वेरिएशन थी डेटा टाइप्स की, उससे हमारा कोई गर्ज नहीं रहा क्योंकि डेटा टाइप तो इधर फिक्स हो गई एम्प्लॉय। वो खुद से जो है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स अब यहाँ पे स्टोर हो गए। अगर हम चाहें कि हम इन एरे एलिमेंट्स में से सबके नेम्स और परमानेंट होना निकाल लें, तो क्या करेंगे कि सिंपल लूप आपके पास लगाया जाएगा इसी तरह से कि अगर आपने सबके नेम्स और एलिमेंट्स आपने यहाँ पे देखने हैं कि वो सारे परमानेंट हैं या नहीं, तो इधर आप लगा लेते हैं फॉर काउंट 1 to 25। क्या करेंगे हम यहाँ पे आउटपुट कर देते हैं, आउटपुट ऑफिस, जिसे हम ऑफिस काउंट डॉट नेम, और इधर मैं दूसरी आउटपुट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, आउटपुट ऑफिस काउंट डॉट इज परमानेंट। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट काउंट। इससे क्या होगा कि इन लूप तमाम वो वैल्यूज जो है ना इसकी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी, तमाम वो वैल्यूज जो हैं वो इसके अंदर इसकी नेम और इस परमानेंट, नेम इस परमानेंट, नेम इस परमानेंट, इन सब के लिए एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और सबके लिए आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर। ये बात यहाँ पर समझ आई कि पूरे एरेज में जो स्टोरी है, वो एरेज में स्टोरी ये है कि आपने जो वो जो डेटा टाइप की पाबंदी थी एरेज के अंदर वो खत्म कर दी। अब आपके पास वेरिएबल डेटा टाइप्स तो आ गई, और आपने क्योंकि एक ही डेटा टाइप के अंडर लिया था तो वो सिंगल आइडेंटिफायर उस एरे की डेटा टाइप कहलाएगा। अब यहाँ पर जो है ना कुछ बातें समझने की है इसके लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, वो ये हैं कि इसमें एक और भी चीज़ तो इसमें तो नहीं थी खैर। एक तो ये है कि इसकी कंडीशनल सर्चेस के लिनियर सर्च हमारे पास एल्गोरिथम था, ये बबल सॉर्ट एल्गोरिथम था, तो उसकी भी एक दफ़ा बात कर लें। P2 एरेज के अंदर मैं यहीं पे इधर इसकी बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम लिखा हुआ है। अगर आपने सॉर्ट करना हो तो इधर डॉट लगा के उसका एट्रीब्यूट एक्सेस करना पड़ेगा आपको, डॉट लगा के उसका एट्रीब्यूट एक्सेस करेंगे, लेकिन ये बाकी सारा कोड सेम रहेगा। सिर्फ इस स्टेटमेंट के अंदर डॉट लगा के उसका लाइक अगर एज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप कि एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डॉट एज लगाना पड़ेगा। यहाँ नहीं लगाना, ये ब्लू वाले पार्ट में नहीं लगाना, सिर्फ इस ग्रीन स्टेटमेंट के ऊपर लगेगा। सेम केस अगर हम लिनियर सर्च के ऊपर बात करते हैं, किधर गई हमारी लिनियर सर्च, हाँ ये जैसा से ये तो 2D लिनियर सर्च है ना, 1D किधर गई, हाँ ये ये करेक्टर एरे इंडेक्स डॉट मतलब जो है जो उसकी एज है वो आपने यहाँ पे लगा दी, बस यहाँ पे लगानी है, और आपने किसी और जगह पे इसका वो एट्रीब्यूट रेफर नहीं करना। तो उसके थ्रू जो है आप रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर भी एरेज को सर्च और सॉर्ट कर पाएंगे। ये बात भी समझ आती है? जी बिल्कुल। 2D एरे जो है वो आपके लिए वहां पे हेल्पफुल है जहां पर तमाम चीज़ों की डेटा टाइप सेम हो, लेकिन जहाँ पे डेटा टाइप वेरिएशन आनी है तो उसके लिए बहुत बेहतर होता है कि आप यहाँ पे ये रिकॉर्ड डेटा टाइप इस्तेमाल करें। इसके बाद और तो एग्जामिनर जो है वो आपको पाबंद करेगा, एग्जामिनर आपको इस बात की फ्रीडम नहीं देता कि आप ये चीज़ कर सकें। पेपर 4 के अंदर आपके पास आएंगे डाटा स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर वो आपको लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री 2D array के थ्रू भी दे सकता है, रिकॉर्ड डेटा टाइप के थ्रू भी दे सकता है, एंड आपकी मर्जी नहीं है, आपने उसी से करना है जिस तरह से उसने कहा होगा। अच्छा, यहाँ पर इसके 2-3 इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिकॉर्ड आर फिक्स्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिकॉर्ड आर फिक्स्ड, जिसका मतलब ये है कि आप जो हैं यहाँ पर नो एलिमेंट कैन बी लेफ्ट अनडिफाइंड। आप कोई भी एलिमेंट को खाली नहीं छोड़ सकते, जब भी आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो है मैं इधर एक एग्जांपल लिख देता हूँ इस बात के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैं इधर डिक्लेयर करता हूँ डिक्लेयर एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय मैंने डिक्लेयर कर दिया इसे।
ठीक है, ये डिक्लेयर हो गया। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय टू को मैं यहाँ पे उसके डॉट नेम वैल्यू को साइन कर देता हूँ यहाँ पर इब्राहिम, ठीक है, और मैं इसकी आईडी साइन कर देता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय टू डॉट आईडी को मैं साइन कर देता हूँ 12732। मैंने बाकी सारे नहीं किए। क्या होगा कि बेसिकली आपका जो एज एंड इस परमानेंट वाला एट्रीब्यूट था इज मिसिंग। ये डिक्लेरेशन जो है ना ये एनफ नहीं है, बाकी दोनों एट्रीब्यूट्स को भी कोई ना कोई वैल्यू देना लाजमी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता उसके ऊपर भी आप कोई असाइनमेंट नहीं कर सकते। एम्प्लॉय टू डॉट जॉब को मैं यहाँ पर दे देता हूँ एच आर, कि वो एच आर में काम करता है, ये भी गलत है। ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये जॉब का है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये असाइनमेंट स्टेटमेंट भी गलत होगी। अच्छा, अब वो यहाँ पे बोलता है कि आपने हर एक को एक इनिशियल वैल्यू देनी है, ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। कि अगर ऐसी सिनेरियो है कि जहां पर आपको कोई चीज़ें अन वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी उसमें, फॉर एग्जांपल लाइक एम्प्लॉयज़ के एरे 25 है लेकिन एम्प्लॉयज़ 20 है, तो बाकी 5 वाले तो खाली रहेंगे ना एरे, तो उनकी इनिशियलाइजेशन फिर ज़रूरी है कि उनको ऐसी वैल्यूज़ दी जाएं जिसके थ्रू आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ पे एम्प्लॉय का डाटा स्टोर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो है आपका यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग का तरीका क्या होता है? स्ट्रिंग का तरीका ये होता है कि आप या तो इसको कोई ब्लैंक स्ट्रिंग असाइन कर दें, ठीक है, या इसका तरीका ये होता है कि इसमें एक सिंगल करेक्टर या एनी यूनिक करेक्टर ऑफ लेंथ 1, ये आप स्ट्रिंग को साइन कर दें, और वो फिर कंडीशन लगाकर जो है ना आप सर्च कर सकते हैं कि इस वाली चीज़ को एम्प्टी कंसिडर करना है आपने। सेम चीज़ जो है कि कहते हैं अगर आपके पास कोई भी जो है इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ यूजुअली कहते हैं कि या तो आप इसको 0 या -1 दे दें, या कोई भी नेगेटिव 999 वैल्यू दे दें, या आउट ऑफ बाउंड्री वैल्यू दे दें, आउट ऑफ बाउंड्री। अगर वो वैल्यूज आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जा सकती, जैसा एज है तो एज आप 999 सेट कर दें, इम्पॉसिबल बात कि एज इतनी तक जाएगी, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप फॉर एग्जांपल बाय द वे रियल वैल्यूज के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाती है डेट डेटा टाइप, कि डेट के लिए क्या करें। अच्छा, डेट के लिए आपने क्या करना है, डेट के लिए आपको कोई बहुत पुरानी डेट लानी पड़ेगी, ये वेरी ओल्ड डेट। इसके थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वाली डेटा टाइप जो है वो खाली पड़ी हुई है, रिकॉर्ड खाली पड़ा हुआ है, ये अभी यूज़ में नहीं है। बूलियन के लिए आप मजबूर हैं या तो ट्रू सेट करेंगे या फॉल्स सेट करेंगे, उसके अंदर आपके पास और ऑप्शंस नहीं आती। करेंसी के लिए आप जीरो सेट कर लो और ये आपके डेटा टाइप्स का काम भी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का क्लियर हो जाता है। इस सारे पार्ट में कोई सवाल आपका, ये जो समझाया है? अच्छा, तो आपके जो क्या कहते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप के जो थ्योरेटिकल पार्ट था ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इसको टॉपिकल्स को। अच्छा, सबसे पहले वो कहता है कि a program is writing a programmer is writing a program to help manage clubs in a school. Data will be stored about each student in the school, and each student may join up to 3 clubs. Data will be held in a record structure of type student. The programmer has started to define the fields which will be needed as shown in the following table. ये 5 फील्ड जो है ना उसके रिकॉर्ड में होंगी मौजूद, और जिधर से स्टूडेंट आईडी बताई हुई है स्ट्रिंग, ईमेल बताया हुआ है स्ट्रिंग, क्लब 1 2 3 की टाइप हमें इंटीजर नजर आ रही है। कहते हैं कि इसका सूडो कोड स्टेटमेंट से डिक्लेयर करें इसे। डिक्लेरेशन सिंपल है कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टाइप स्टूडेंट, उसके बाद जो है कहते हैं हम इधर डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी आपकी क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद जो है आप करेंगे यहाँ पे डिक्लेयर ईमेल,
विच इज स्ट्रिंग। फिर आप इधर डिक्लेयर कर लेंगे अपने पास इसके क्लब 1 2 और 3। अच्छा, इधर जो है ना एक लाइन में नहीं कर सकते, रिकॉर्ड्स में एक लाइन में नहीं करना, इसको सेपरेट करना होता है। क्लब अंडरस्कोर 1 इंटीजर, डिक्लेयर क्लब अंडरस्कोर 2 इंटीजर एंड डिक्लेयर club underscore 3 which is also integer, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास n टाइप। ये डिक्लेरेशन लिखने के बाद वो कहता है द 1D array membership containing 3000 elements will be used to store the student data, write pseudocode to declare the membership array। membership array डिक्लेयर करने के लिए आपके पास आ जाएगा डिक्लेयर membership which is an array 1 to 3000 ऑफ किस चीज़ की स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो यहाँ पे ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। Some of the elements of the array will be unused. Give an appropriate way of indicating an unused array element। एक unused array element को indicate करने का तरीका ये होता है कि आप कोई ना कोई इसकी एक फील्ड जो है वो इससे से चेक कर दें कि लाइक अगर आप स्टूडेंट आईडी सेट कर दें, सेट स्टूडेंट आईडी टू ब्लैंक स्ट्रिंग, इससे पता चल जाएगा आपको सिंपली कि ये एलिमेंट अनयूज्ड है। सम स्टूडेंट्स आर मेंबर ऑफ लेस देन 3 क्लब्स, ऑल्दो उनके पास 3 क्लब्स की ज्वाइन करने की इजाजत है, क्योंकि उसने यहाँ पे बताया था मे ज्वाइन अप टू 3 क्लब्स, लेकिन वो एक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 को भी। तो आप क्या करेंगे कि उसने कहा हुआ है कि क्या करें इस केस में, तो 1 to 99 की रेंज है, तो आप क्लब नंबर को आप सेट कर दें, सेट द क्लब एट्रीब्यूट टू 0। ये सारे पार्ट समझ आए क्या किया गया? ठीक है, ये तो बेसिक सा है। उसके बाद वो कहता है द प्रोसीजर गेट आईडीज विल प्रॉम्प्ट एन इनपुट नंबर ऑफ अ क्लब, आउटपुट द स्टूडेंट आईडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ दैट क्लब, आउटपुट अ काउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लब। यानी क्या करेगा कि आपसे प्रॉम्प्ट और इनपुट कराएगा द नंबर ऑफ अ क्लब, क्लब नंबर कौन सा है, 7 क्लब है, 8 क्लब है, 22 क्लब नंबर है, 99 क्लब नंबर है, कौन सा। आउटपुट स्टूडेंट आईडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर द मेंबर ऑफ द क्लब, जो आपके उस क्लब नंबर के मेंबर हैं वो सबके आपके स्टूडेंट आईडी आउटपुट होगी, एंड काउंट उस सारे स्टूडेंट्स का भी आउटपुट होगा। राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर गेट आईडीज। तो इधर हम क्या करेंगे कि इधर आपके पास आ जाएगा हेडर, सबसे पहले प्रोसीजर गेट आईडीज। इसके अंदर जो है हम सबसे पहले आउटपुट करेंगे, लाइक प्रॉम्प्ट करने के लिए आउटपुट प्लीज इनपुट क्लब नंबर, क्लब नंबर उसने इनपुट करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे इनपुट दिस क्लब। अच्छा, काउंट को सेट करेंगे 0 पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लूप लगेगा कि फॉर इंडेक्स 1 to 3000 हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लगाएंगे कि इफ मेंबरशिप इंडेक्स डॉट क्लब 1। अच्छा, क्योंकि उसके 3 क्लब्स हैं, अब आप देखो तो हमें तीनों की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा क्या वो उसे मैच तो नहीं करती, जो पैरामीटर में आया था। फॉर एग्जांपल पैरामीटर में 22 आया था, तो तीनों को चेक करना पड़ेगा क्या 22 के इक्वल तो नहीं, इज इक्वल टू दिस दिस क्लब, और मेंबरशिप इंडेक्स डॉट क्लब अंडरस्कोर 2 इज इक्वल टू दिस क्लब, और मेंबरशिप इंडेक्स डॉट क्लब अंडरस्कोर 3 इज इक्वल टू दिस क्लब। देन अगर तीनों में से कोई एक क्लब भी जो है उसका मैचिंग निकला, देन हम क्या करेंगे कि हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1,
और उसकी अब आईडी आउटपुट करनी है। आउटपुट मेंबरशिप इंडेक्स डॉट स्टूडेंट आईडी, ये आउटपुट हो गई। यहाँ पर आ गया आपके पास एंड इफ। उसके बाद आप यहाँ पे ले आएंगे नेक्स्ट इंडेक्स। अच्छा, इधर आ जाएगा आपके पास आउटपुट देयर आर कॉमा काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हिंदी क्लब, बस कर लो। अच्छा, ये करने के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर एंड प्रोसीजर। इस वाले सवाल के अंदर कोई क्वेश्चन या कंसर्न आपका? अच्छा, इसके बाद जो है कि कहते हैं, इसी का जो है कि कहते हैं आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। वो बिल्कुल सिमिलर है इससे, उसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देख लेते हैं। बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 4, एक सेकेंड ठहरो। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को देख लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 100% सेम ही है, उसमें कुछ भी नहीं है इसमें से और पूछा हुआ उसने। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि कस्टमर collect points every time they make a purchase at a store. The program is used to manage the point system, and the table lists some of the information stored for one customer: name, string, number of points collected, integer, number, date of birth, date. Identify a suitable structure for storing the information for one customer. Explain the advantage of using this structure. आपके सिलेबस में जो है ना 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। एरेज हैं, रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट फाइल्स और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। वो 4 आगे से और हैं, लेकिन वो खैर अलग बात है। तो उधर से पूछे कौन सा स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे, तो इधर स्ट्रक्चर जो यूज हो रहा है वो रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड एडवांटेज क्या हो रहा है कि इसने कहा कि स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर वन कस्टमर, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप अपने एक कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें स्टोर कर रहे हैं। कि इसके अंदर बेसिकली यही है कि आपके पास a set all the data related to one customer of same of different of same or different data types can be stored under a single identifier. ये जो बात लिखी है ना पूरी की पूरी, ये वैसे तो बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, लेकिन इसके 3 मार्क्स हैं। तो इसलिए इस चीज़ को लिखने की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए इसके 3, ये देखो ना, ये 1 नंबर रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया, 3 नंबर इसके दिए गए हैं आपको। तो इस वजह से ये बड़े ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ से स्टेट करनी आती हो। उसके बाद वो कहता है डिस्क्राइब अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कुड बी यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कस्टमर्स। तमाम कस्टमर्स का डेटा स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? अ 1D array ऑफ द गिवन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, द रिकॉर्ड टाइप। यानी कि जो भी उससे रिकॉर्ड टाइप बनवाई है यहाँ पर, उसे कोई डिक्लेयर तो नहीं करवाई, उसके लिए ये यूज़ किया जाएगा। इस पे कोई सवाल आपका? अच्छा, उसके बाद वो कहता है अ फैक्ट्री नीड्स a program to help manage its products of items. Data will be stored about each item. The data for each item will be held in a record structure of type component. The programmer has started to define the fields that will be needed as shown in the table. ये तमाम fields हैं उसकी। वो कहता है write sudoku to declare the structure component. Item number, ये क्या है? Used as an array index. न्यूमेरिक वैल्यू है तो क्या मतलब, इंटीजर हुई। रिजेक्ट फॉल्स बूलियन। स्टेज बी करेक्टर। लिमिट 1 लिमिट 2 रियल हैं, 0 से लेकर 100 इंक्लूसिव। तो इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा टाइप कंपोनेंट। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा डिक्लेयर आइटम नंबर विच इज एन इंटीजर
उसके बाद इधर आ जाएगा डिक्लेयर रिजेक्ट बूलियन, फिर आ जाएगा आपके पास डिक्लेयर स्टेज। स्टेज क्या है? अच्छा, मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया करेक्टर है। वैसे तो एग्जामिनर इसके ऊपर आपको शायद माफी भी देते, लेकिन इससे बताया हुआ है कि एक बात तो लिखी हुई अ लेटर टू इंडिकेट, तो इसलिए। दूसरी बात, इससे ये सिंगल लगे हुए हैं, अगर ये डबल लगे होते तो स्ट्रिंग होता। इससे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये आपके पास करेक्टर टाइप है। करेक्टर डिक्लेयर लिमिट 1 रियल, डिक्लेयर लिमिट 2 रियल, एंड यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड टाइप। ये आपकी डिक्लेयर हो गई सारी। उसके बाद कहता है एन एरे ऑफ item of 2000 elements will store the data for all items, right? So to go to declare item array, तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पे करोगे declare item, which is an array 1 to 2000 of component। ये component जो हमने ऊपर बनाया था, ये उसकी बात हो रही है। उसके बाद कहते हैं स्टेट से बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एन एरे ऑफ रिकॉर्ड्स टू स्टोर द डाटा ऑफ ऑल आइटम्स। एरे ऑफ रिकॉर्ड्स बनाने का फायदा ये होता है कि you can use a loop to access the records, you can use a loop to iterate for all data items, कि उस पर आप लूप लगा के इसको सर्च कर सकते हैं। आप जो हो क्या कहते हैं डॉट नोटेशन वाली बात लिख लेंगे कि यहाँ पे आप इंडेक्स को यूज करते हुए आप डायरेक्टली रिकॉर्ड को एक्सेस कर पाते हैं यूजिंग द एरे इंडेक्स एंड डॉट नोटेशन। डॉट नोटेशन कहता है वो जो मैंने डॉट नेम डॉट आईडी करके मैं लिखा था, डॉट नोटेशन कहते हैं। एंड डॉट नोटेशन data items can be directly accessed in the array। और तीसरी बात यह है कि आपका जो एल्गोरिथम होता है वो सिंपल होता है टू राइट, अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। द एल्गोरिथम is easier to write, understand and maintain। ठीक हो गया? इस पे कोई सवाल आपका? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बस छोटा सा है, इसके बाद फिर हमारे लिए काफ़ी होगा। वो कहता है कि a record structure is declared to hold data relating to components being produced in a factory। आपके पास ये components प्रोड्यूस हो रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, ये उसके डिक्लेरेशन उसने लिखी हुई है। The factory normally produces a batch of set of 1000 components at a time। A global array is declared to store 1000 records for a batch। Two global variables containing the minimum and maximum acceptable weights for each component are stored। The values represent an inclusive range and are declared as minimum, maximum, real। दो वैल्यूज हैं जिसके अंदर के उनके मिनिमम मैक्सिमम एक्सेप्टेबल वेट स्टोर्ड हैं। The program uses a variable this index as an array index to access the records। Write pseudocode clause to check whether or not the weight of an individual component is within the acceptable range। एक कंपोनेंट को चेक करना है एरे में से कि क्या वो आपके एक्सेप्टेबल रेंज में है या नहीं। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? इधर आपके पास आ जाएगा इफ बैच दिस इंडेक्स इज ग्रेटर देन, और क्योंकि इससे क्या बताया हुआ था यहाँ पर इंक्लूसिव रेंज है ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम, कि अगर वो मिनिमम वेट की इक्वल या उससे ज्यादा है, एंड बैच दिस इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू मैक्स। ये आपके सूडोकोड क्लॉज है जिसके थ्रू के आप जो है उसका एक्सेप्टेबल
होना या ना होना आप चेक कर पा सकते हो। ये बात समझ में आई? अच्छा, कहते हैं when batches are less than 1000 components are processed, it is necessary to indicate a certain element in the array are unused. It suggests how an unused array element could be indicated. सिंपली आप कर सकते हो कि जो आपकी आइटम आईडी थी, आइटम आईडी इज अ स्ट्रिंग, तो इसको आप सेट कर दो ब्लैंक स्ट्रिंग पे। सेट आइटम आईडी टू ब्लैंक स्ट्रिंग, या फिर इसके अंदर जो है आप, अच्छा, इसके ऊपर आप वैसे स्ट्रिंग एम्प्टी भी स्टोर कर सकते हो, एम्प्टी स्टोर कर लो उसके ऊपर। अच्छा, आप वेट को नेगेटिव वैल्यू दे दो, ठीक है, यहाँ पे हमने ब्लैंक स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, यहाँ पर आप इसको नेगेटिव वैल्यू दे दो, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि रिजेक्ट की ट्रू होना भी एक पॉसिबल वैल्यू है, रिजेक्ट का फॉल्स होना भी एक पॉसिबल वैल्यू है, तो इसके थ्रू इंडिकेशन नहीं कर सकते, बाकी दोनों के इंडिकेशन थ्रू पॉसिबल होगी आपकी। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तो आज की इतना ही करते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं आपके 3 सवाल, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है इसका, और एक बेसिक प्रोग्रामिंग में सवाल किया हुआ है, वो हमारे 3 सवाल होकर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई सवाल है तो